जम्मू कश्मीर में महातबाही में महा ऑपरेशन लगातार चालू है और अच्छी खबर आ रही है श्रीनगर से कि वहां संचार सेवा बड़े पैमाने पर बहाल हो चुका है। करीब 8000 लैंडलाइंस शुरू हो चुकी हैं। निजी कंपनियों की फोन सेवा भी चालू हो गई है। आज राहत कार्यों का 9वां दिन है। राहत का जायजा लेने के लिए संसदीय कार्य राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। सेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत काम में जुटी हुई है। हालांकि श्रीनगर में पानी घटना शुरू हो चुका है, लेकिन अब इससे महामारी फैलने की आशंका है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर अभी भी घर लौटने के लिए बड़ी तादाद में लोग इंतजार कर रहे हैं। लेह से 150 छात्रों को दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। और अच्छी खबर यह भी है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, 8000 से ज्यादा लैंडलाइन शुरू हो चुके हैं और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की ओर से भी बनाए गए 10,000 फूड पैकेट्स श्रीनगर पहुंचाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आई तबाही और राहत कार्यों के बारे में राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत की आज तक के संवाददाता राहुल कंवर ने। इस वक्त हम लोग डल लेक के बेहद नजदीक मुख्यमंत्री के ऑफिशियल रेजिडेंस पर हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अब से कुछ ही देर पहले हेलीकॉप्टर सॉटी के जरिए यहां पे लौटे हैं। दिन भर वो खुद राहत का सामान लोगों तक पहुंचा रहे थे। इस वक्त मुख्यमंत्री साहब, आपके हिसाब से जो ताज़ा हालात है उसकी क्या सिचुएशन रिपोर्ट है? अब साउथ कश्मीर से बहुत हद तक पानी उतर चुका है। श्रीनगर नज़दीक कुछ जगह जो हैं वहाँ पानी अभी भी चढ़ा हुआ है, इसलिए साउथ कश्मीर के साथ सड़क के ज़रिए अभी रास्ता बना नहीं है। शहर श्रीनगर में कुछ इलाकों से पानी अब उतरना शुरू हो चुका है। कुछ ऐसे इलाके जो कल तक कटे हुए थे वहाँ अब गाड़ियाँ जो हैं वो चलनी शुरू हो चुकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि जिस तेज़ी से पानी उतर रहा है, बहुत से इलाके जो हैं जो अभी कटे हुए हैं कल तक जुड़ जाएंगे। इसका ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि जहां हम किश्ती लोगों को निकालने के लिए भेज रहे हैं वहां अब लोग घर छोड़ के जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको शायद अब खतरा लग नहीं रहा है। लेकिन उनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। उनको वो उल्टा मतलब जायज़ भी है, थोड़ी बहुत नाराज़गी कर रहे हैं कि आप खाली किश्ती क्यों भेज रहे हो, आप किश्ती में हमें खाने पीने की चीज़ें भेजें। तो हमने अब अपना ऑपरेशन जो है कुछ हद तक रीओरिएंट किया है। अब हम 3 तरीकों से इसको डील कर रहे हैं। एक तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए कुछ जगहों पे राशन वगैरह उतारने का काम, फेंकने का काम, कुछ जगहों पे बोट के ज़रिए पहुंचाने का, और कुछ जगहों पे जहां मुमकिन है ट्रक के ज़रिए जो है उनको पहुंचाया जा रहा है। जैसे जैसे इलाके खुल रहे हैं वैसे वैसे हम उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम एनडीआरएफ की कुछ टीमों पर नाव पर सवार होकर पहुंचे। लालडेर नाम की जगह पर हम लोग गए और हमारी ही बोट पर हमला हो गया। कांच के गिलास फेंके गए, बोतलें फेंकी गई, बड़े बड़े पत्थर फेंके गए, और उससे जो राहत सामग्री पहुंचाने के काम में अधिकारी लगे हैं वो बड़े परेशान हो रहे हैं। वो लोगों की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन लोगों में रोष इतना है कि वो मदद उन तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। ये कुछ हद तक लोगों में नाराज़गी है, वो मैं मानता हूँ। लोगों को नाराज़ होने का पूरा हक है। 3-4 दिन से वो बहुत मुश्किल में रहे हैं और मैं उनकी नाराज़गी को किसी तरह नज़रअंदाज नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस तरह करने से उनकी ज़िंदगी में बेहतरी क्या आ रही है? क्या उन तक सामान पहुँच रहा है? अगर यही लोग जो उनको बचाने का काम कर रहे हैं अगर ये रुक जाते हैं तो फिर क्या होगा? लेकिन जहाँ इस तरह के हादसे हो रहे हैं, मैं आपको यकीनन ये कह सकता हूँ कि ये मतलब माइनॉरिटी एलिमेंट है। कुछ लोग घुस गए हैं इनमें, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं आपको झूठ नहीं कहूँगा और ये नहीं कहूँगा कि ये हो नहीं रहा है। आपने अपने आंखों से देखा। मैंने खुद जिन हेलीकॉप्टर में मैं सवार था, जहां हम राशन उतारने की कोशिश कर रहे थे, वहां कुछ लौंडे हेलीकॉप्टर पे पत्थर फेंकने की कोशिश कर रहे थे। अब हेलीकॉप्टर पत्थर के जरिए उतारा नहीं जा सकता, लेकिन नुकसान किया जा सकता है। अब हम लोग वहां उन पे हमला तो कर नहीं रहे थे, उन तक राशन पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और ये वो लोग हैं जो खाते पीते लोग हैं। ये शायद उन इलाकों से आ गए होंगे जहाँ पानी चढ़ा नहीं है,
ये सिर्फ अपनी जो सियासी खिचड़ी जो है पकाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। अब क्या करें, यहाँ लोगों की मुसीबत में भी लोग सियासत नहीं छोड़ पाते। काश इस मुसीबत में उनकी इंसानियत बाहर आती, वो इंसानियत के तौर पे इन हालात से निपटते, लेकिन अब इन लोगों में इंसानियत मर चुकी है, इनको सियासत के अलावा कुछ नजर नहीं आता। पर हमने ये भी देखा कई लोगों में यहाँ की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर बहुत नाराजगी थी। उनका कहना था कि सेना तो पहुंच रही है, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, लेकिन उनको लगा कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं आपकी टीम में, जो होने चाहिए थे मौके पे डायरेक्ट करते हुए कि रेस्क्यू कहाँ पे जाना है, वो सब गायब। आपको कैसे लगता ना ये किश्तियां पहुंची वहां कैसे? उनको भेजा किसने? अब अगर मैं इन किश्तियों में अपने अफसरों को डालूं तो हम निकालेंगे किसको? लेकिन किन इलाकों में जाना है ये रियासत के बाहर से या श्रीनगर शहर के बाहर से आया हुआ जो सेना का अधिकारी है वो कैसे जानता है? यहाँ के गली गली से हमारे लोग जो हैं वाकिफ हैं, और हमने हर किश्ती में अपने पुलिस के या सिविल इंतजामिया के कम से कम एक आदमी को डाला हुआ है। हर हेलीकॉप्टर में कम से कम मेरे 2 पुलिस के अधिकारी हैं जो कि बता रहे हैं कि हेलीकॉप्टर को किन इलाकों के ऊपर जाना चाहिए। मैंने खुद अपने मिनिस्टरों को आज हेलीकॉप्टरों में भेजा है ताकि वो इलाकों को आइडेंटिफाई करके जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रिलीफ मटेरियल की, वो रिलीफ मटेरियल वहां छोड़ें। मैं लोगों की नाराज़गी को नज़रअंदाज, जैसे मैंने कहा, मैं नहीं करता हूं। मैं कबूल करता हूं कि जिस तरह लोग हमसे शायद उम्मीद कर रहे थे रिएक्ट करने का, हम नहीं कर पाए। अब हमारा सिर यहाँ कटा हुआ था, हम किसी से बात नहीं कर सकते थे। आप किस सिविल गवर्नमेंट की बात कर रहे हो ना? आप जब हमने यहाँ रिलीफ के ऑपरेशन शुरू किए, हम 6 लोग कमरे में थे। मैं था, मेरे चीफ सेक्रेटरी साहब थे, डीजी था, 3-4 और यहाँ रियासती हुकूमत के अधिकारी थे, और हमारा जनरल कोर कमांडर साहब वो आए थे। यहाँ और कोई था नहीं। कतरा कतरा हमने अब अफसरों को जमा करके उनको अब फील्ड में भेजने का काम किया है। हमारे पास बातचीत करने का कोई तरीका नहीं था। अगर हम एक दूसरे को मुंह सामने अगर हम बात नहीं कर सकते तो हमारे पास और कोई तरीका नहीं था। फिर यहाँ आके सैटेलाइट फ़ोन लगा, सैटेलाइट फ़ोन के ज़रिए फिर हमने बाकी दुनिया से जो है बातचीत का सिलसिला शुरू किया। पुलिस के वायरलेस के ज़रिए हमने मैसेजेस जो है भेजने शुरू किए। हम तो पूरी तरह से कट गए थे। ये जो थोड़ा सा इलाका है ये एक आइलैंड सा बन गया था, और इन हालात में सिविल जो सारा अरेंजमेंट जो है वो तहस नहस हो गया। उसको नए सिरे से बनाना पड़ा। जो हमने किया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जिस तरह लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम रिएक्ट करेंगे, हम शायद नहीं कर पाए, लेकिन इन हालात में कोई नहीं कर पाता। मैं दावे से कह सकता हूं कि जिन हालात से हम गुजरे हैं और जिस तरह अचानक ये मुसीबत हम पे आ टूटी, इससे बेहतर मैं नहीं समझता हूं कोई कर सकता था। हमसे जितना हो सका हमने किया है। आपके घर के ठीक बाहर एक गोल्फ कोर्स है जहां पर एक एयर स्ट्रिप है, एक हेली स्ट्रिप है जहां पे हेलीकॉप्टर लैंड करें। करीब 10-15 हज़ार लोग वहां इंतजार कर रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, पुलिस से भिड़ रहे हैं। अब ये जो देश भर से पर्यटक आए हैं मुख्यमंत्री महोदय, उनको यहाँ से रवाना करने का आपका क्या? करेंगे रवाना, उनको थोड़ा सा सब्र करना होगा। मैं उनकी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा उनको, जैसे मैंने कहा, उनको सब्र करना होगा। फिलहाल हमारे पास एयरपोर्ट पहुंचने का यही ज़रिया है, हेलीकॉप्टर के ज़रिए। हम एक हेलीपैड से एक टाइम पे एक हेलीकॉप्टर उड़ा सकते हैं। एक हेलीकॉप्टर में हम मुश्किल से 15-20 लोग बिठाते हैं। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए, दिन में 1000-1500 से ज़्यादा लोग हम यहाँ से निकाल नहीं पाएंगे। पानी का जो लेवल है वो कम हो रहा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर इसी रफ्तार से पानी का लेवल घटता गया तो शायद कल तक हम ट्रक, छोटी गाड़ियां ना सही, ट्रकों के ज़रिए जो है एयरपोर्ट का रोड खोल पाएंगे। जैसे ही ट्रकों के ज़रिए एयरपोर्ट का रोड खुल गया, यहाँ से हम इन लोगों को हवाई अड्डा पहुँचेंगे, वहाँ से जहाज़ के ज़रिए ये निकल जाएंगे। लेकिन रातों रात ये होगा नहीं। मैं इनकी परेशानी समझता हूँ, इसलिए वहाँ पे टेंट लगे हुए हैं। हमने लंगर शुरू किया है। राशन की किल्लत है, लेकिन दूसरे इलाकों से हम राशन लाने का काम कर रहे हैं। इनको थोड़ा सा जितना हो सकेगा खिलाएंगे, पिलाएंगे, और जब मुमकिन हो निकाल लेंगे। लेकिन
अचानक ये होगा नहीं। आपने लोगों को एयरपोर्ट भेजने की बात की। कल रात में आधी रात के बाद हम लोग एयरपोर्ट पर थे और वहां पर बीएसएफ की गाड़ी पर हमला हो गया, शीशे तोड़ दिए गए जिस गाड़ी में हम लोग भी बैठे थे, क्योंकि लोग बेसब्र हो रहे थे जानने के लिए कि वो कब निकलेंगे कब निकलेंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, लोगों की बेचैनी, डेस्परेशन, फ्रस्ट्रेशन लगातार चढ़ता जा रहा है ना। लेकिन मैं क्या करूं, मैं करूं तो क्या करूं? मैं अचानक एयर स्ट्रिप बना नहीं सकता हूं, मैं अचानक हेलीकॉप्टर ला नहीं सकता हूं, मैं हेलीकॉप्टर में कितने लोग सवार हो सकते हैं उसकी तादाद बढ़ा नहीं सकता हूं। मैं जो मेरे ऊपर कंस्ट्रेंट्स हैं, मैं उन कंस्ट्रेंट्स के अंडर ऑपरेट कर रहा हूं। जहां कल हम एक हेलीपैड चला रहे थे, आज हमने दूसरा शुरू किया। एक हमारा ऑफिशियल हेलीपैड से हम हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, दूसरा रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स से हम उड़ा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि लगातार 2-2 हेलीकॉप्टर जो हैं वो उठाए जाएं। साथ साथ में हमारे पास एक रनवे है, या तो जहाज उतर सकते हैं या चढ़ सकते हैं। जहाज उतरने चढ़ने के टाइम पे हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता। हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं। मैं कब कहता हूं कि हमारे कंस्ट्रेंट्स नहीं हैं? इन कंस्ट्रेंट्स के अंदर जितना हमसे मुमकिन हो सकता है हम कर रहे हैं। ये लोगों के मतलब उम्मीदों के काफ़ी नहीं है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन उसके ज़्यादा हम कर नहीं। देश भर के दर्शक आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, वो भी बहुत चोट में है। कश्मीर घाटी में जो आपदा आई उसके बाद वो जानना चाहेंगे मुख्यमंत्री साहब कि वो क्या कर सकते हैं आपकी मदद के लिए कश्मीर घाटी की। अब जो बड़ी चीज़ें हैं वो तो हम मरकज़ से मांग रहे हैं। हमें जो बड़े वाटर के पंप सब, चलिए अगर कोई बड़े इंडस्ट्री वाले हैं जो कि ये हैवी ड्यूटी पंप्स बनाने का काम करते हैं, अगर वो हमें पंप्स भेजना चाहें तो उनकी बहुत सख्त ज़रूरत होगी, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके हैं खासकर शहर श्रीनगर में जहां अपने तरीके से पानी निकलेगा नहीं। ये मतलब बोल जैसे हैं, इनमें पानी जमा रहेगा जब तक कि या तो वो सूख ना जाए या इसको निकाला ना जाए। तो उसके लिए हमें पंप्स इस्तेमाल करने होंगे, हमें पंप्स की ज़रूरत पड़ेगी, पंप्स दे दें। लेकिन उसके साथ साथ हमें खाने की चीज़ें चाहिए, ड्राई राशन, मतलब पका हुआ तो चलिए 1-2 दिन तक हम इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हमें लोगों के किचन तक ये जो है कच्चा सामान जो है भेजना होगा। चावल, चीनी, चाय पत्ती, दूध पाउडर, तेल, नमक, मसाले, इस तरह की चीज़ें ये हमें मिल जाएं पैक, एक रेडी पैक बना के ये हम बांटने का काम करेंगे। मैं अभी अपना मोबाइल फ़ोन देख रहा था, इसमें अभी भी सिग्नल नहीं है। सर्चिंग का मैसेज आ रहा है और सिग्नल अभी भी नहीं। कितना वक्त लगेगा मोबाइल सेवा बहाल होने में? शहर के इस तरफ फिलहाल मोबाइल सर्विस है नहीं। जैसे जैसे पानी उतर रहा है, जैसे जैसे हम जनरेटर्स रीस्टार्ट कर पा रहे हैं, वैसे वैसे सेल टावर्स जो हैं उनको दोबारा से एक्टिवेट किया जा रहा है। एयरपोर्ट के साइड पे सेल फोन सर्विस BSNL का जो है वो शुरू हो चुका है। मोबाइल फ़ोन आने जाने जो है वो शुरू हो गए हैं। पर लोग कह रहे हैं मोबाइल कैसे यूज़ करें, बिजली तो है ही नहीं। अब बिजली नहीं है। कब आएगी बिजली नहीं है क्योंकि हमारे रिसीविंग स्टेशन पानी के नीचे हैं। जिन इलाकों में रिसीविंग स्टेशन अब पानी वहाँ से हट गया है उनको हम आहिस्ता आहिस्ता रिचार्ज कर रहे हैं। कुछ इलाकों में खंभे उड़ गए हैं, तारें गायब हो गई हैं। पानी उतर जाने दीजिए ना, फिर हम काम शुरू कर लेंगे। हमने मटेरियल खरीदना शुरू कर लिया है, पावर डिपार्टमेंट को हिदायत दी गई है, उन्होंने सामान खरीदना शुरू कर लिया है, अफसर भी तैयार है। पानी उतरे हम सर्विसेज जो है रिस्टोर करना शुरू करेंगे। मैं फिर इस बात पे आता हूँ ना, आप जिस तरह के हालात से हम गुजरे हैं, रातों रात जो है हालात नए सिरे से जो है पूरी तरह से रिस्टोर नहीं होंगे। कितना वक्त लगेगा रिस्टोर होने में? मैं अंदाज़ा भी नहीं कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें हम जल्दी करेंगे, कुछ चीज़ों में वक्त लगेगा, लेकिन जिस तरह की एक मुसीबत हम पे आ टूटी है, इसका ना हम कोई उम्मीद कर रहे थे ना इसकी हम कोई तैयारी कर सकते थे। खत्म करने से पहले ये बताइए सीएम साहब कि ये जो आपदा अब की बार कश्मीर घाटी में आई वो दोबारा ना आए। जिस तरीके से झेलम नदी का पानी बढ़ा वो शहर में इस तरीके से ना आए, उस पर आपकी क्या तैयारी है आगे चलकर, क्या प्लानिंग है? और इस बार जो इतनी गड़बड़ी हुई वो क्यों? इस बार इतनी गड़बड़ी हुई कि बारिश का कोई अंदाजा नहीं, और ये बारिश रुकी नहीं। लगातार जो 4-5 दिन बारिशें हुई, इसके लिए हम कोई तैयारी नहीं। लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि कंस्ट्रक्शन बहुत हो गया, कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन, कुछ फ्लड प्लेन्स में कंस्ट्रक्शन हो गया जहां से पानी को बाहर निकलना चाहिए था। किया किसने? लोगों ने ही किया ना। आबादी बढ़ गई। जहां श्रीनगर शहर की आबादी सिर्फ फ्लड चैनल के इस तरफ को रहने वाले लोग थे, अब वो दोनों तरफ रहते हैं। हमारी आबादी बढ़ गई, अब इनको कहीं ना कहीं उठाना है, ये लोग वहीं रहेंगे। अब हमारे सामने चुनौती ये है कि
वो फ्लड प्रोटेक्शन का जो सिस्टम है उसको इन लेवल्स के तहत हमें तैयार करना होगा। ड्रेजिंग के जरिए फ्लड चैनल को और गहरा करना होगा ताकि उसमें फ्लो का रफ्तार जो है वो और ज़्यादा बढ़े। हमें झेलम को ड्रेज करके झेलम में रफ्तार बढ़ाना होगा। हमें नए सिरे से अपने फ्लड प्रोटेक्शन जो मेजर्स हैं उनको इस लेवल पे तैयार करना होगा, क्योंकि जब हमने इस साल इस तरह की बारिशें देखी, मुमकिन है आगे भी इस तरह की बारिशें हो सकती हैं, तो हमें इसके लिए तैयार करना होगा। ये बेहद मुश्किल घड़ी है आपके लिए, कश्मीर वादी के लोगों के लिए। देश भर के लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया।